हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बेस थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बेस थ्योरम बताऊंगी। बेस थ्योरम एक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। सारे एग्जाम्स में आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेस थ्योरम इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के 12th क्लास बोर्ड के एग्जाम से तो सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने इशू करा है सीबीएसई ने, उसमें जो केस स्टडी का क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक का है। तो इसलिए इसको आप समझने की कोशिश जरूर करें। ये बहुत आसान टॉपिक है और ये वीडियो देखते देखते आपको टॉपिक अच्छे से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं बेस थ्योरम क्या होती है। बेस थ्योरम की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। डेफिनेशन आपको लिखने के लिए एग्जाम में कभी नहीं आती, बस सिर्फ एक बार इसको शॉर्ट में देख लीजिए कि डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन इसको फिर जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि बेस थ्योरम क्या चीज है। एक बार इसको बस थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। लेट E1, E2, E3, En। E1, E2 आपके पास कुछ इवेंट्स हैं। बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये आपको गिवन होंगी विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस of above experiment which occurs with E1 or E2 or En and PA is not equal to 0, then ये फॉर्मूला लिखा गया है इसका। ये आपको अभी जब आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तब इसका ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए, ये एक बच्चा है राजीव, इसको पिज्जा खाना है। अब देखिए, इसके एक एग्जाम्पल से राजीव के पिज्जा खाने से आपको बेस थ्योरम अच्छी तरह से आ जाएगी। इसी में हम यहाँ प्रोबेबिलिटी देंगे कि राजीव एक बच्चा है, कोई भी बच्चा है, इसको भूख लग रही है लेकिन इसका मन है कि ये पिज्जा ही खाए। ये भी ऑप्शन है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है कि वो पिज्जा खाए या ना खाए, लेकिन ये हमारा अभी बेस थ्योरम का नहीं है। यहाँ राजीव को पिज्जा खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसी को रिलेट करके हम आपको बेस थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे। इस एग्जाम्पल को समझते समझते यानी राजीव का पिज्जा मिलते मिलते आपको बेस थ्योरम आ जाएगी 100% श्योर। देखिए, इसका पिज्जा खाने का मन तो है, पिज्जा इसको खाना है। आप समझ लीजिए, आप खुद हैं, आपको पिज्जा खाना है। अब आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कैसे खाएं। क्या ऑप्शन है? होम बेक्ड, यानी आप घर में बनवा लें पिज्जा, किसी से घर में बनाए पिज्जा, या फिर आप बाहर जाएं खाने के लिए, गो टू एन इटरी, कहीं भी आप बाहर जाके खा लें, या तीसरा ऑप्शन है आप ऑर्डर ऑनलाइन, आप डोमिनोज से पिज्जा मंगा लीजिए। ये 3 ऑप्शन इसके पास है। अब क्या है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, इसको पिज्जा खाना है, सिर्फ पिज्जा खाना है। तीनों केसेस में चाहे वो घर से बनवाए, चाहे वो बाहर जाके खाए, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर करे, तीनों केसेस में उसको पिज्जा खाना है। तो जो ये पिज्जा खाने वाली कॉमन इवेंट है, तीनों ही केसेस में उसको पिज्जा ही खाना है, तो ये आपकी इवेंट ए बोली जाती है। और ये 3 अलग अलग ऑप्शन है कि वो घर में बनाए, या फिर वो बाहर जाके खाए, या वो ऑनलाइन ऑर्डर करके खाए। ये E1, E2, E3 इवेंट होगा। तो ये देखिए बेस थ्योरम हो गई। यहाँ पिज्जा तो खाना है, लेकिन कैसे खाना है, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बन गई कि प्रोबेबिलिटी या उसकी ये तीनों की, चाहे वो घर में बनवाए, चाहे वो बाहर जाके खाए, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर करे, तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी रखी गई है। ये ऐसा भी हो सकता है अनइक्वल भी हो, लेकिन ये एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं 3। एक्सक्लूसिव का मतलब इनका इंटरसेक्शन आपस में 0 है, इनमें कोई भी कॉमन चीजें नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब तीनों को अगर आप सम करेंगे तो 1 आएगा।
ये आपको यहाँ ध्यान रखना है E1, E2, E3 जो ये 3 इवेंट होंगी। ए इवेंट एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव नहीं आपको देखनी है। E1, E2, E3 ये तीनों एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होंगी। एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? जिनका इंटरसेक्शन 0 होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है? जिनका सम 1 आ जाए। इसको अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पहले की वीडियोस देखनी पड़ेंगी आपको। अभी यहाँ पे इतना समझ लीजिए काफी है। इसको पिज्जा खाना है, यहाँ 3 इवेंट है E1, E2 एंड E3। वो घर में बनवा के खा ले या बाहर जाके खा ले या ऑर्डर करके खा ले। यहाँ से आपको बेस थ्योरम की ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि जो एक कॉमन इवेंट है तीनों तरह से, उसको खाना क्या है? पिज्जा। तो ये ए इवेंट बोली जाएगी। ये ए इवेंट हो गई और E1, E2, E3 ये 3 आपकी इवेंट हो गई। ये 3 ऑप्शन हो गए कि तीनों में से वो कुछ भी करे। अब यहाँ सबकी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी होगी, ज्यादातर की आपको दी होगी। कुछ आपको कॉमन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, जैसे आप 10th में निकाल लेते थे, आराम से निकाल लेते थे, वही इजीली प्रोबेबिलिटी निकलेगी। आपको कहाँ दिक्कत आती है? आपको बस दिक्कत यही आती है E1, E2, E3 और ए पहचानने में कि आपको निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है और दी किसकी है। तो यहाँ देखिए E1, E2, E3 जो पहले हो रही है इवेंट, सबसे पहली जो इवेंट है उनको हम E1, E2, E3 देते हैं। जैसे अब इसको पिज्जा खाना है तो सबसे पहले ये यहाँ ये डिसाइड करेगा कि इन 3 ऑप्शन उसके पास हैं जो वो अक्सर यूज करता है पिज्जा खाने के लिए। ये तीनों ऑप्शंस में से उसको एक चुनना पड़ेगा। तो ये जो पहली इवेंट है ये पहली इवेंट हो गई, तो यानी इनकी प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 दी जाएगी और तीनों में जो कॉमन है वो ए इवेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको, इतनी बात तो आपको याद रह जाएगी अगर आप इसे समझेंगे तो। देखिए होम बेक्ड पिज्जा, अब ये प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादातर क्वेश्चन में दी होगी कि होम बेक्ड पिज्जा की अगर आपको निकालनी है, किसी क्वेश्चन में निकालनी भी होती है, तो वो आपको वहां पे उसके लिए आपको केसेस दिए होंगे। तो यहाँ पे होम बेक्ड पिज्जा यानी घर में उसको पिज्जा बनवाना है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसके घर में 4 मेंबर्स हैं, वो मदर को बोलेगा वही बना के देंगी, या उसको कोई भी एक ही पर्सन है जो पिज्जा बना के दे सकता है। तो प्रोबेबिलिटी वहां पे हो गई, उसके फैक्टर्स अलग है। होम बेक्ड पिज्जा की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली गई आपको ये नहीं, ये क्वेश्चन आपका नहीं है। आपका क्वेश्चन यहाँ क्या है? आपको ये क्वेश्चन में दी होगी कि घर में बनने की पिज्जा की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ये आपको क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगी। बाहर जाके पिज्जा खा रहा है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 यानी वो जाए या ना जाए, 1/2 प्रोबेबिलिटी बाहर जाके। ऑनलाइन ऑर्डर करने के फैक्टर्स और भी हो सकते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है, डोमिनोज है, टाइम का फैक्टर हो सकता है, या कोई भी फैक्टर हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में 1/3। ये तीनों प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी होंगी। अब देखिए E1 आपकी ये होम बेक पिज्जा की हो गई, E2 आपकी बाहर जाके खाने की, E3 आपकी ऑनलाइन ऑर्डर। अब देखिए, अब यहां से हम इसको क्वेश्चन में बना रहे हैं। ए बी द इवेंट दैट राजीव गेट टू ईट पिज्जा। राजीव को पिज्जा मिल गया, उसने पिज्जा खाना है, पिज्जा मिल गया उसको। ये ए इवेंट है, चाहे तीनों में से वो कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट करे, चाहे वो घर में बनवा ले, चाहे वो बाहर जाके खा ले, और चाहे वो ऑर्डर करके बना ले। अल्टीमेटली उसको क्या करना है? पिज्जा तो खाना ही है। तो ये ए इवेंट है तीनों केसेस में कॉमन। E1 क्या होगी? 1/3, E2 1/3, E3 भी 1/3। ये तीनों 1/3, 1/3, 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि 3 आपके पास, अगर आपके पास एक जैसे बैग में 3 एक से आइटम पड़े हुए हैं, उसमें से एक निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3। अब देखिए E1 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/4। E2 ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 1/2। E2 यानी वो पिज्जा तो खा रहा है लेकिन ऑर्डर करके। अब ये E1 क्या है? वो पिज्जा तो खा रहा है लेकिन घर में बनवा के E1 हो गई। E2 यानी वो पिज्जा खा रहा है लेकिन वो बाहर जाके। E3 यानी पिज्जा उसको खाना है लेकिन वो ऑनलाइन ऑर्डर करके बनाना है। ये आपके सारे केसेस हो गए। ये आपका बेस थ्योरम हो गया।
अब देखिए आपको निकालना क्या है। अब लास्ट में क्वेश्चन की लास्ट लाइन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट राजीव गोज टू एन इटरी टू ईट द पिज्जा। अब ये आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा कि राजीव पिज्जा खा रहा है, लेकिन कैसे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी राजीव गोज टू, वो जा रहा है घर से बाहर, टू ईट पिज्जा। अब यहाँ ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। अगर आपको सिंपल दिया होता कि उसके पास 3 शॉप्स हैं, वो यहां से कहीं से भी पिज्जा खा ले, तो आपके सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा रहा है कि 3 इवेंट है, 3 में से पहले आप एक सिलेक्ट कर रहे हैं। जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद वहां पे जो फैक्टर्स हैं प्रोबेबिलिटी के, वो अलग होते हैं। तो इस तरह से बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनता है जब आपकी 2 इवेंट्स हो रही हैं। पहले उसने पिज्जा के लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करा और फिर जो वहां जा रहा है वहां फिर प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बेस थ्योरम का होता है। यहां आपको देखना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कौन सी कही जा रही है। राजीव गोज टू यानी E2 एंड ईट पिज्जा। तो अब आप इसको लिखेंगे राजीव गोज टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, राजीव पहले जा रहा है फिर पिज्जा खा रहा है। तो यहां आपको पहले देखना है, ध्यान देना है इस बात का, यही आपको ध्यान देना है क्वेश्चन कि राजीव पिज्जा खा रहा है, लेकिन कैसे, पहले जा रहा है फिर खा रहा है। अगर यहां लिखा होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी राजीव मेड द पिज्जा एट होम एंड ईट द पिज्जा, तो आपको पहले E1/A लेना होता। लेकिन यहां कहा जा रहा है राजीव गोज टू ईट, तो E1 पहले आपका E2 इवेंट हो रही है, पहले वो जा रहा है फिर वो पिज्जा ले रहा है। प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहां देखिए ये आपका फॉर्मूला बना, जो आपको फर्स्ट पेज पे लिखवाया गया फॉर्मूला। आपको निकालना क्या है, राजीव गोज टू E2 यानी एंड ईट द पिज्जा। फेवरेबल वाला आपका ऊपर आता है, ऊपर फेवरेबल वाला और अपॉन में टोटल, क्योंकि 3 ऑप्शंस थे उसके पास, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको देनी। अब ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से फॉर्मूला बनता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं तो उनका प्रोडक्ट करके प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। यहाँ पे आपके पास E1A लिया गया, तो आपको यहाँ दोनों की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी कि वो यहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो घर में पिज्जा बना रहा है और फिर खा रहा है। तो ये A1 हो गई। अपॉन में हमें टोटल ऑप्शंस लेने हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो फेवरेबल तो हमने ऊपर लिख लिया, लेकिन टोटल हमें यहाँ तीनों को लेना पड़ेगा। तीनों केसेस, यानी तीनों केसेस मतलब तीनों में आपको प्रोडक्ट करके प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ आपका E1 हो गया और E2A आ गया और फिर E3, तीनों हमारे तीनों केसेस हमने लिए। जब हम तीनों केसेस लेंगे तो वो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी ये दोनों E2 भी हमने ले लिया और E3 भी हमने ले लिया, तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई और फेवरेबल अपॉन टोटल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है बेस थ्योरम का। इसको करने के लिए हम अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी करेंगे, तब आपको और अच्छे से आ जाएगा। वैसे आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको पिज्जा खाना है, लेकिन आपके पास 3 ऑप्शन है, फिर तीनों ऑप्शंस में भी प्रोबेबिलिटी है। सीधे सीधे नहीं है क्वेश्चन, सीधा नहीं है कि आपने सीधा गए सेलेक्ट किया और पिज्जा खा लिया, ये नहीं है। यहाँ पे इसमें डबल 2 प्रोबेबिलिटी दी जाएंगी। जो कॉमन इवेंट होती है उसको हम A लेते हैं, और लास्ट में जो आपको दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहीं से आपको देखना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी E2 ले, E1 ले या E3 ले। यहाँ पे आप तीनों में से कोई एक लेना होगा आपको, E1, E2, E3, जिसकी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी राजीव गोज टू, तो यहाँ आपकी E2 का केस हो गया, तो आपको यहाँ E2 लेना है। फिर ये आपका फेवरेबल इवेंट हो गया E2 अपॉन दिस, और अपॉन में आपको टोटल लेना है। टोटल मतलब यानी तीनों इवेंट्स आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको बेस थ्योरम का करना है। अब देखिए यहां हमने सारी वैल्यूज रख दी। 1/3 तीनों की प्रोबेबिलिटी है E1, E2, E3 की, एंड A E2 1/2 हो गया।
अपॉन वैल्यू हमने सारी रख दी है 1/3 इंटू ए इवन 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/3। अगर आप ये क्वेश्चन कहते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों करा, तो जब भी दो हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं तो हम उनको प्रोडक्ट करके उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको प्रोडक्ट कर लिया 1/6 अपॉन 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/9। अब यहाँ एलसीएम आ रहा है इसका 36, तो 36 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ऊपर बचेगा आपका 6 और डिनोमिनेटर बचेगा 6 प्लस 6 3 प्लस 6 प्लस 4। डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका, जब आप यहाँ इसको 12 को करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 6, 3 प्लस 6 9 और इसको डिवाइड करेंगे 36 को 9 से तो 4 आएगा। तो आपके पास आ गया 3 प्लस 6 प्लस 9 यानी 30। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया 6/30। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 4,000 स्कूटर्स, 5,000 कार्स एंड 6,000 ट्रक्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है 4,000 स्कूटर्स दिए हुए हैं, 5,000 कार्स एंड 6,000 ट्रक। The probability of an accident involving the scooter, a car and a truck 0.02, 0.03 and 0.05 respectively. One of the insured vehicle meet with an accident. Find the probability that it is a truck. अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन समझना है। टोटल हमने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं 4,000, 5,000 एंड 6,000। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो हमें फेवरेबल अपॉन टोटल तो करना ही है, तो हमने इसका टोटल पहले निकाल के रख लिया। अब देखिए यहाँ 3 इवेंट है, एक स्कूटर है, एक कार है और एक ट्रक है। तो इसको हम E1, E2 एंड E3 लेंगे। E1 स्कूटर के लिए हो गया, E2 be the event that vehicle is a car, E3 be the event that vehicle is a truck. अब देखिए A क्या होगा, A be the event that vehicle meet with an accident. एक्सीडेंट तीनों केस में कॉमन है। यहां से आप पहचान सकते हैं कि आप A क्या ले और E1, E2, E3 क्या ले। तीनों चीजें आप इस तरह भी सोच के देख सकते हैं। ये तो टोटल व्हीकल्स लिखा गया है, 15,000 आपके पास टोटल व्हीकल्स है। 3 में आप पहले या तो स्कूटर चूज करेंगे या आप कार सेलेक्ट करेंगे या आप ट्रक सेलेक्ट करेंगे। तो यहीं से आपकी 3 इवेंट हो गई, E1, E2 एंड E3। स्कूटर हो रहा है, स्कूटर से जाइए या कार से जाइए या ट्रक से जाइए। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक्सीडेंट तीनों में होना है, तीनों में एक्सीडेंट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ 3 चीजें हो गई और स्कूटर, कार एंड ट्रक, लेकिन एक्सीडेंट तीनों में कॉमन है। जो कॉमन इवेंट है उसको हम A लेते हैं और जो 3 इवेंट है वो अलग अलग इवेंट है। यहां देखिए तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। स्कूटर की एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी अलग है, 4,000 आपको दिया हुआ है तो 4,000 अपॉन 15,000 ये स्कूटर की प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह से कार की और 6,000 ट्रक की प्रोबेबिलिटी है 6,000 अपॉन 15,000। लेकिन ये तीनों इवेंट एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं। तीनों का सम अगर आप करेंगे तो 1 आएगा। E1, E2, E3 तीनों का सम 1 आएगा, लेकिन E1 का सम 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्कूटर से एक्सीडेंट हो रहा है तो यहाँ ये अलग प्रोबेबिलिटी है, ये अलग केस है। इसको जैसे आपका वहां होममेड पिज्जा का था, आपने समझा घर में पिज्जा बनने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही स्कूटर पे यहाँ ये है कि अगर स्कूटर से आप जाते हैं 100 बार जाते हैं तो 2 बार एक्सीडेंट होता है। ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है, ये अलग आपको क्वेश्चन में गिवन होती है।
स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्लियर गिवन है। इसको आपको यहाँ नहीं करना है, फाइंड नहीं करना है। इसमें इसको फाइंड करने के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस में करना भी पड़ेगा तो हम उसमें अलग से उसमें एडिशन चीजें दी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड करते हैं। अभी एक क्वेश्चन लिया जाएगा जिसमें हम इसको भी निकालेंगे। यहाँ पे लेकिन आपको क्लियर स्कूटर की से एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.02। अब इसके बाद कार से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.03 एंड ट्रक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05। ये आपकी E1 इवेंट हो गई, E2 हो गई और E3 हो गई। ये 3 इवेंट हो रही हैं। स्कूटर, कार और ट्रक 3 अलग अलग इवेंट्स हैं और एक्सीडेंट एक कॉमन इवेंट है। तो ये हमारा मेथड होता है लेने का, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये चलता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमने फाइंड करी पहले 4000 अपॉन 15,000, E2 फाइंड करी। ये तीनों प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेंगी 5000 अपॉन 15,000। यहाँ आप चाहें तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन ना करिए क्योंकि आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। 5 अपॉन 15 को 1/3 अगर आप चाहें तो ना लिखें क्योंकि 15 फिर आपका टोटल कॉमन निकल जाएगा। अब हम यहाँ हमने क्योंकि कैंसिल करा है तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। E3 6000 अपॉन 15, इसको हमने कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके दिया है 2/5। E1 ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये क्या है E1 यानी अगर स्कूटर एक्सीडेंट हो रहा है लेकिन स्कूटर से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन हुई है 0.02। एक्सीडेंट हो रहा है लेकिन कार से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03। फिर एक्सीडेंट हो रहा है, ये अलग है, कभी भी एक्सीडेंट हो रहा है ट्रक से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी हुई है 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग स्कूटर, कार और ट्रक, ये हमारी टोटल किसी से भी एक्सीडेंट हो, चाहे कार से हो, चाहे स्कूटर ट्रक से हो, चाहे स्कूटर से हो, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर अलग से निकाल के दिखाया है। एक क्वेश्चन ये मैं आपको इस तरह सिखा रही हूँ कि केस स्टडी में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी टोटल पूछी जाए। अगर आपको सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, सिर्फ एक्सीडेंट हो रहा है, आपको ये नहीं बताया जा रहा कि कार से है या स्कूटर से है या ट्रक से है। अगर आप, तो इसका मतलब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है। जब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये हम टोटल डिनोमिनेटर अलग निकाल रहे हैं, तब हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। तीनों में से किसी से भी एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ एक के लिए नहीं पूछा जा रहा, तीनों में से कोई भी ऑप्शन है। तो क्या होता है, कार वाले जो दो है, कार स्कूटर की प्रोबेबिलिटी 4000 अपॉन 15,000 थी, इनटू एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो कभी भी होता है उसका 0.02 गिवन है। इसी तरह से कार से एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 अभी हमने सॉल्व करके निकाली, और जो कभी भी एक्सीडेंट होता है वो आपको गिवन प्रोबेबिलिटी 0.03 है। ट्रक के लिए 2/5 अभी हमने कैलकुलेट करी, इनटू 0.05, ये प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन थी। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 15 यहाँ हमारा एलसीएम हो रहा है। अगर आपने पहले कैंसिल नहीं किया होता तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती, लेकिन यहाँ हमने कैंसिल करके दिखाया है क्योंकि हम आपको पूरा सब चीजें सिखाना चाह रहे हैं, कैंसिलेशन भी सिखाना चाह रहे हैं, और आप चाहें तो आप इसका कैंसिलेशन यहाँ छोड़ सकते हैं। डिनोमिनेटर आप 15 रख सकते हैं, डिनोमिनेटर 15 रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जब आप प्रोडक्ट करेंगे, इसको 4 इंटू ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपका हो गया 0.08। ये आपका 15 अगर यहाँ होता तो ऊपर आपका 5 होना था, तो यहाँ 5 इंटू 3 यानी 15, 0.15, ये आपका आया था 0.8, ये आया था 0.15, और ये आपका क्या आ रहा है, अगर यहाँ आपने कैंसिलेशन ना किया होता तो यहाँ 6 था, तो 0.30, तो यहाँ हो गया आपका 8, 15 एंड 30। 8, 15 एंड 30 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
0.053 अपॉन 15 है, ये आपका एलसीएम है। तो इस तरह से हमने ये अभी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली है। ये अभी हमने इस क्वेश्चन की सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ट्रक। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ट्रक। तो हमें यहाँ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल लेना। ट्रक की प्रोबेबिलिटी, ट्रक से एक्सीडेंट हो रहा है, वो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ हमें एक्सीडेंट हो रहा है लेकिन किससे? ट्रक से। ये आपको निकालना है कि आप जब ट्रक से जा रहे हैं फिर एक्सीडेंट हुआ, तो यानी E3A आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A आपको फाइंड करना है। तो ये फेवरेबल इवेंट हो गई अपॉन टोटल, यानी तीनों का आपको टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए इसकी वैल्यूज हमने रख दी हैं, ये वैल्यूज हमने सारी रख दी हैं यहाँ पे। 2.5 ये वाला आपका था, ये सिर्फ ट्रक वाली थी, ये सिर्फ हमने यहाँ ट्रक वाली रख दी अपॉन ये 53 अपॉन 15। ये भी यहाँ भी अब आपने अगर 15 यहाँ छोड़ा होता तो यहाँ 6 होता, तो ये आपका आ जाता 0.30 अपॉन 0.53। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और इंटरव्यूज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ MCQ टेस्ट with 4 choices per question, a student knows the answer, guess or copies the answer। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप एक MCQ टेस्ट आपको देना है, आपको एक एग्जाम देना है जो MCQ फॉर्म में है, जिसमें हर क्वेश्चन की 4 चॉइसेस है। ये तो आपको बता दिया आपको करना क्या। अब देखिए अ स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन है, नोज द आंसर, या तो उसको आंसर आता है, गेस द आंसर, और कॉपीज द आंसर। 3 ऑप्शन हो गए, तो यहीं से आपकी आ गई E1, E2, E3 इवेंट। या तो स्टूडेंट को आंसर आता है, या तो आपको आंसर आता है, या आप गेस करेंगे, या आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये 3 ऑप्शन यहां आ रहे हैं। अब आगे कहा जा रहा है ये 3 इवेंट आपकी होंगी E1, E2, E3। Let 1/2 be the probability that knows the answer, 1/4 be the probability that guess the answer। अब देखिए यहाँ 1/4 क्यों दिया, क्योंकि 4 चॉइसेस है। 1/4 ही कॉपीज द आंसर, 1/4 है कॉपी करने की। Assuming that the student who copy the answer will be correct। अब ये आपको फाइंड करना है कि कॉपी द आंसर, ये आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। यहां से भी आप E1, E2 देख सकते हैं, आंसर विल करेक्ट। Assuming that will be correct, what is the with the probability 1/3। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि अगर स्टूडेंट आंसर कॉपी कर रहा है तब आंसर करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। What is the probability that student knows the answer given that answer is correct? Answer is correct। तीनों केसेस में आंसर इज करेक्ट। ये आपका ए इवेंट हो गया, क्योंकि तीनों केसेस में आंसर इज करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड होना। जैसे फर्स्ट केस में तीनों केसेस में पिज्जा खाना है, ऐसे ही आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, आंसर इज करेक्ट। आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है।
कब फाइंड करनी है? जब स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट को आंसर पता है और आंसर करेक्ट हो। ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, लेट पहले हम E1, E2, E3 तीनों इवेंट लिख लेंगे। लेट E1 knows the answer, E1 be the event that student knows the answer, E2 be the event that student guess the answer, E3 be the event that student copies the answer. A event कौन सी हो गई? A be the event answer is correct. तीनों केसेस में आपको आंसर करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो A event, A be the event that student answer correctly. अब देखिए आपने पहले केस में क्या था, पिज्जा खाना है, तो वो A इवेंट थी। ऐसा भी हो सकता है वो पिज्जा के अलावा ना खाए, पिज्जा ना खाए, कुछ और खा ले, लेकिन वहां आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पिज्जा खाना है। सेकंड केस में एक्सीडेंट होना, चाहे एक्सीडेंट नहीं हो, ये नहीं कह रहे कि एक्सीडेंट होना ही या नहीं होना, ये नहीं, हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी करनी है। अब इस क्वेश्चन में यहां आपको आंसर इज करेक्ट, आंसर करेक्ट हो, तीन केसेस है, या तो स्टूडेंट को आंसर पता है, या वो गेस कर रहा है, या वो कॉपी कर रहा है, लेकिन आंसर करेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। एमसीक्यू टेस्ट आपको गिवन है, आप एमसीक्यू टेस्ट अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो यहां ऑप्शन आ गया आपका नोज द आंसर, आपको आंसर पता है, गेस द आंसर, आंसर आप गेस कर रहे हैं, या कॉपीज द आंसर, तीन है। अब इसमें यहां हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये हमें देखना है। नोज द आंसर, आप देखिए सोचिए, अगर आपको आंसर पता है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो गलत तो होगा ही नहीं, या ऐसा पॉसिबल है कि आपको आंसर पता है और आप अपना एग्जाम कर रहे हैं तो आप आंसर गलत कर देंगे। जब आपको आंसर श्योर पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि आपको आंसर पता ही है, ठीक है। अब गेस द आंसर, अगर आप गेस कर रहे हैं तो एमसीक्यू जो है उसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, यहां ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो गिवन है वो E1, E2, E3 की गिवन है। तो यहां एमसीक्यू टेस्ट है, गेस कर रहे हैं, अगर आप गेस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, क्योंकि 4 ऑप्शन है। यहां आपको ध्यान देना है कि अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट में 3 ऑप्शन है हर क्वेश्चन के, अगर ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चंस हैज 3 ऑप्शंस, तो आपकी यहां प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। 3 ऑप्शन के लिए, 3 ऑप्शन के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, ये 1/4 नहीं होगी, ये आपको ध्यान देना है। ये प्रोबेबिलिटी 1/4 हमने कैलकुलेट करी है, क्यों करी है? क्योंकि यहां आपको कहा जा रहा है कि एमसीक्यू जो टेस्ट है उसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी, इसलिए ये 1/4 होगा। अब इसके बाद आपको कॉपीज द आंसर, अगर कॉपी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने नहीं फैक्टर देखा इसको, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट इफ स्टूडेंट कॉपीज द आंसर, ये क्वेश्चन में गिवन है, आंसर इज करेक्ट इफ स्टूडेंट कॉपीज द आंसर, तो 3/4 ये आपको गिवन है। अब देखिए ये इवन इवेंट है, नोज द आंसर, गेस द आंसर E2 और कॉपीज द आंसर E3, ये 3 इवेंट हमारे पास हो गई, और तीनों के बाद अलग अलग प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट होने की वो आपको दी हुई है। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होता है कि आंसर एक आपको करना है और 2 प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो उनका प्रोडक्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट कब होता है? जब इवेंट इंडिपेंडेंट होती हैं। अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/4 ये गिवन है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे ये तीसरी प्रोबेबिलिटी ये वाली नहीं दी होती, तो ये इवेंट्स क्योंकि आपकी एक्सक्लूसिव
और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो यहाँ इन तीनों का सम 1 होता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो हम इसको 1 माइनस 2 को ऐड करके तीसरे को 1 माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। ये वाली प्रोबेबिलिटी पे ये रूल अप्लाई नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली प्रोबेबिलिटीज अलग चीज है, इनका सम 1 नहीं है। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज जो है ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है और एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब इन तीनों का सम 1 होगा। इनमें से अगर कोई एक क्वेश्चन में नहीं दी गई है या केस स्टडी का क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तब आपको कहा जा रहा है 2 दे दी है, तीसरी निकालनी है आपको खुद, तब आप यहाँ 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये आपकी तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आपको ए इवन गिवन है 1, क्योंकि आंसर पता है तो करेक्ट ही होगा। AE2 1/4, AE3 3/4। अब देखिए, अब आपका काम इतने आपको समझ आ गया है तो बस आपको सीधी फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। आपको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ आपको लास्ट वाली लाइन से समझना है, क्वेश्चन की बिल्कुल लास्ट लाइन से आपको ये समझना है कि आप यहाँ पे किसकी फेवरेबल इवेंट आपको निकालनी है। ये आपको देखना है कि आप न्यूमरेटर में कौन सी है, डिनोमिनेटर में तो तीनों आएगा, ये आपको पता ही है। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर यानी E1/A गिवन जो आपको होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, ये आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है। गिवन वाले को हम स्लैश के बाद में रखते हैं। नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, तो यानी आपको निकालना क्या है, E1A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ ये हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल। अब हम इसमें सबकी वैल्यूज रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 और AE1 1, क्योंकि आंसर पता है तो करेक्ट ही होगा, अपॉन 1/2 इंटू 1 गेस करने की प्रोबेबिलिटी, और गेस उसके साथ अगर आपकी दोनों की 1/4 ही आ रही है तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू 1/4, फिर आ गया आपके पास प्लस 1/4 इंटू 1/3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको अभी सिंप्लीफाई करा है, 1/2 प्लस 1/16 प्लस 3/16। अब इस पूरे को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 और अपॉन हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी 9 प्लस 3 यानी 12। तो 8/12 आपका आंसर आ रहा है, जिसको आप 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3। अब ये एक और एग्जांपल है, इस वीडियो का ये लास्ट एग्जांपल है, आपको और ज्यादा देर नहीं प्रोबेबिलिटी से परेशान होना है। लेकिन ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है और केस स्टडी का क्वेश्चन भी इस पे बनता है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करा है। इसी तरह के और इसी में छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐड करके एक केस स्टडी का क्वेश्चन बन जाता है। तो केस स्टडी क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप छोटे छोटे पार्ट समझें। केस स्टडी के क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, आप इसको समझने के बाद चाहें तो उसको देख सकते हैं। देखिए, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times। कोई पर्सन है, वो अगर 4 बार बोलता है तो 3 बार वो सच बोलता है। 4 बार में से वो 3 बार सच बोलता है और 1 बार वो झूठ बोलता है। अब देखिए, he throws a dice and report that it is a 6। उसने क्या किया, एक डाइस थ्रो करा और उसने बताया कि 6 आया है, 6 आया है। Find the probability that it is actually a 6। Find the probability that it is actually a 6। ये आपको probability find करनी है। Find the probability that it is actually a 6। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास लेट हमने इवेंट करनी है, E1
इवेंट हमने सपोज कर ली, लेट E1 दैट a 6 occurs on a die. E2 be the event that 6 does not occur in the die. ये E1 E2 हमने लिखा है। अगर आप चाहें तो जो हम पहले बनाते हैं, अभी ट्री बनाएंगे, उसको समझ के आप बाद में इसको लिख लीजिए। A be the event that man reports that 6 has occurred on the dice. ये सब हम कैसे लिख रहे हैं, तीनों इवेंट जो हमने डिसाइड करी, ये हमने कैसे लिखी, इसको समझने के लिए देखिए, ये हमने करा, सबसे पहले आपने क्या काम करा, एक डाइस थ्रो करा। क्वेश्चन में इवेंट क्या हो रही है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, जो पहले इवेंट हो रही है वहां से स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने क्या करा, एक डाइस थ्रो करा। अब डाइस में क्या होगा, या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। ये दो केसेस हो गए। यहीं से हमारी डिसाइड हो गई E1 और E2 इवेंट। जो इवेंट पहले हो रही है वही हमें E1 E2 लेनी होती है। डाइस आपने थ्रो करा, 6 appears on डाइस और 6 does not appear on the डाइस। ये आपकी E1 और E2 इवेंट हो जाती है। अब देखिए 6 appear हो रहा है और पर्सन ने बोला कि 6 आया है। ये क्या हुआ, 6 appear हुआ, यानी डाइस पे 6 आया और आपने बोला कि 6 आया। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, पर्सन 3 बार सच बोलता है, ठीक है, तो यानी 6 आया और वो 6 बोल रहा है कि आया, तो यानी वो सच बोलने वाले पे है, तो यानी यहाँ 3/4 हो गई। अब अगर 6 नहीं आया और उसने बोला कि 6 आया, पर्सन ने बोला 6 आया, लेकिन 6 आया नहीं है, 6 डज नॉट अपीयर, लेकिन पर्सन बोल रहा है 6, तो यानी वो झूठ बोल रहा है। उसने बोला है कि 6 आया है जबकि 6 आया नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, क्योंकि वो 4 में से एक बार झूठ बोलता है। तो अब देखिए यहाँ आपकी E1 इवेंट हो गई और E2 इवेंट हो गई। तो यहाँ इस तरह से समझने के बाद आप पिछला पार्ट लिख सकते हैं, जो हमने पहले E1 और E2 इवेंट लिखी, आप उसको गैप छोड़ दीजिए और यहाँ ये आप ट्री बना लीजिए। इसके बाद आप E1 E2 इवेंट्स लिख लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको आराम से पता है, आप डाइस थ्रो करेंगे, 6 आने पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ये तो आपका 10th का क्वेश्चन है कि आप एक डाइस थ्रो करें और 6 आएगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर E2 हमारी इवेंट क्या है, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी 5/6, कोई भी नंबर हो सकता है 6 के अलावा, तो वो 5 ऑप्शंस है, तो 5/6। अब यहाँ क्या हुआ, E1 यानी 6 आ रहा है और पर्सन बोल रहा है कि 6 आया, 6 आया भी है और पर्सन ने बोला भी है 6 आया, ये दोनों इवेंट एक साथ हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। 6 आया नहीं है और पर्सन बोल रहा है कि 6 आया, 6 आया नहीं है लेकिन पर्सन ने बोला है कि 6 आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी पर्सन झूठ बोल रहा है, यानी 1/4। अब इनको हम फॉर्मूले में, अब यहाँ आपको लास्ट लाइन समझनी है। लास्ट लाइन से आपको ये समझना है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पर्सन सेट 6 occurs एंड एक्चुअली 6 occurs। यहाँ आपको देखना है कि आप यहाँ E1 को ऊपर ले, फेवरेबल इवेंट आपकी E1 है या E2 है, तो एक्चुअली 6 occurs, 6 आ रहा है और पर्सन बोल रहा है 6, प्रोबेबिलिटी दैट 6 हैज अकर्ड एंड गिवन दैट पर्सन रिपोर्ट इट इज अ 6। पर्सन बोल भी रहा है 6 आया और 6 आया भी है, तो यानी आपका E1 अपॉन टोटल, ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ये स्टेप लिखने के लिए आपको यहाँ समझना होगा लास्ट लाइन से। क्वेश्चन की लास्ट लाइन को अच्छी तरह पढ़िए और फिर आप समझिए कि आपको क्या निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 occurs, यानी 6 आ रहा है, यानी E1 6 occurs, 6 आ रहा है डाइस पे, ये क्या हुआ, E1 और पर्सन ने बोला 6 आया, तो ये A। दोनों केसेस में पर्सन ने बोला 6 ही, चाहे E1 6 आया है चाहे नहीं 6 आया, जो दोनों में कॉमन इवेंट है वो हम A लेते हैं। यहाँ कॉमन इवेंट क्या है, पर्सन रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। पर्सन ने बोला 6 आया है, चाहे 6 आया है चाहे नहीं आया, बोला उसने क्या है, रिपोर्ट इट इज अ 6, तो ये आपकी A इवेंट है।
E1A आपको निकालना है कि 6 आ भी रहा है और पर्सन बोल भी रहा है कि 6, यानी E1A आपको फाइंड करना है। अब देखिए हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, सारी वैल्यूज आपने रख दी। E1 आपकी है 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और वो 6 बोल रहा है, ये प्रोबेबिलिटी 3/4, फिर अपॉन में हो गया 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट, यानी 3/24 अपॉन 3/24 प्लस 5/24। 24 यहाँ पूरे में से कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर हो गया 3/8। ये आपका फाइनल आंसर है। बेस थ्योरम के एग्जांपल्स आपने समझे, आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस टॉपिक के और क्वेश्चंस, ये थोड़े से अभी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल्स लिए थे। अब इससे रिलेट करके कुछ और नए एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में और बाकी के एग्जाम्स में भी आपको उस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज वगैरह में भी मिलेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए 2 और वीडियोस बनाई हैं। इसी सीरीज में 2 और वीडियोस हैं जिसमें मैंने और एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो उनको आप जरूर देखें। उनको सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।